एक लड़की मजे से खाना खा रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसके ठीक ऊपर एक सड़ती हुई लाश लटकी हुई है। उस लाश के पैरों से खून टपक रहा है और सीधे लड़की के खाने में गिर रहा है, पर वो बेखबर होकर खाए जा रही है। 2025 की हॉरर फिल्म नॉइस का ये सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे घर के छोटे मोटे शोर शराबे इंसान को इतना इरिटेट कर सकता है, जिसके कारण वो किसी की जान ले सकता है। कहानी शुरू होती है दो बहनों से, जू यंग और जू ही। सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में इनके पेरेंट्स चल बसे थे। उस हादसे ने इन्हें गहरे जख्म दिए। बड़ी बहन जू यंग की सुनने की शक्ति लगभग खत्म हो गई। छोटी बहन जू ही का एक पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। दोनों ने शहर के एक अपार्टमेंट में कमरा नंबर 604 किराए पर लिया। जू यंग दिन रात मेहनत करके अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ उनका सामना एक बुरे सपने से होने वाला है। अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद जूही को छत से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि ऊपर वाले पड़ोसी जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए शोर कर रहे हैं। बड़ी बहन जू यंग को कुछ सुनाई नहीं देता था, इसलिए उसे लगा कि जूही काम के स्ट्रेस की वजह से वहम हो रही है। एक रात जूही उस शोर से इतना तंग आ गई कि वो पागल होने की कगार पर पहुंच गई। उसने अपनी छत पर साउंड प्रूफ फोम लगवा लिया और सबूत के तौर पर एक वीडियो कैमरा और शोर नापने वाली मशीन भी खरीद ली और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। तभी अचानक रात के सन्नाटे में फोन की घंटी बजी। जूही डर गई कि इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने कैमरा रखा और चेक करने गई। अचानक टीवी का सिग्नल चला गया और जब उसने टीवी बंद किया तो लाइटें गुल हो गईं और छत से जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। जैसे ही लाइट वापस आई, जूही ने कैमरा उठाया और बेडरूम की तरफ गई, जहां उसने बालकनी पर लाल कपड़ों में एक परछाई देखी। दूसरी तरफ बड़ी बहन जू यंग पिछले कुछ दिनों से अपनी फैक्ट्री के हॉस्टल में रह रही थी। उसे घर की किसी बात का पता नहीं था। एक दिन फैक्ट्री मैनेजर ने उसे बताया कि पुलिस का फोन है। पुलिस ने कहा, आपकी बहन जू ही पिछले 4 दिनों से गायब है। जू यंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागती हुई अपने फ्लैट पर पहुंची। वहां दरवाजे पर पड़ोसियों का एक नोट चिपका था, जिसमें लिखा था, रात में शोर करना बंद करो। जू यंग को लगा कि ये शायद मामूली बात है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन किस खौफनाक मुसीबत में फंस चुकी है। जू यंग जैसे ही फ्लैट के अंदर दाखिल हुई, उसकी सिट्टी पिट्ठी गुम हो गई। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर कोई तूफान आया हो। दीवारों पर जो साउंड प्रूफ फोम लगा था, उसके टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरे थे। जब वो जूही के कमरे में गई तो वहां की हालत और भी बुरी थी। कमरा किसी कबाल खाने जैसा लग रहा था। जू यंग ने घबराकर अपनी बहन को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। हार मानकर वो जूही के ऑफिस पहुंची ताकि कुछ पता चल सके। ऑफिस में उसकी मुलाकात जूही के बॉयफ्रेंड पार डेहून से हुई। डेहून ने बताया कि उनका कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था, इसलिए वे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन गायब होने से कुछ दिन पहले जूही ने उसे फोन करके कहा था कि छत से आने वाली आवाजें उसे पागल कर रही हैं। ये सुनकर जू यंग को बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपनी बहन की बातों को वहम समझकर अनसुना कर दिया था। उस शाम घर लौटकर जू यंग ने जूही के कमरे की तलाशी ली। किस्मत से उसे जूही का फोन मिल गया, जो शायद वो जल्दबाजी में ले जाना भूल गई थी। फोन उठाने के लिए जैसे ही जू यंग नीचे झुकी, उसने देखा कि जमीन पर फफूंदी का एक बहुत बड़ा और अजीब सा धब्बा बना हुआ है। छत से फिर वही आवाज आई और साथ ही दरवाजे की घंटी बजी। जू यंग ने इंटरकॉम पर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके थोड़ा सा दरवाजा खोला तो बाहर 504 नंबर का पड़ोसी खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, मैडम, रात को शोर करना बंद कीजिए। जू यंग ने सफाई देने की कोशिश की कि घर में तो कोई है ही नहीं, लेकिन वो आदमी बिना सुने ही मुड़कर चला गया। तभी जू यंग की नजर गलियारे के कोने पर पड़ी। वहां लाल कपड़ों में एक साया उसे घूर रहा था। डर के मारे उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अपनी बहन का फोन अनलॉक करने की कोशिश करने लगी। कमेंट में बताओ किस किस को अपने भाई या बहन के फोन का पासवर्ड। अगली सुबह जू यंग बिल्डिंग के सिक्योरिटी ऑफिस पहुंची। गार्ड ने बताया कि जूही कई बार शोर की शिकायत लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही गार्ड ने कमरा नंबर 604 का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ बताने ही वाला था कि तभी एक पड़ोसी चिल्लाते हुए अंदर आई। उसने बेसमेंट से आ रही भयंकर बदबू की शिकायत की। गार्ड ने बताया कि लोग सालों से वहां कचरा फेंक रहे हैं, खिड़कियों से कूड़ा अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहां अब कोई नहीं जाता। मैंने सोचा इंडियंस ही ऐसा करते हैं, ये तो हमसे भी बदतर है।
सोसाइटी की हालत खराब थी क्योंकि मकान मालिक सफाई का पैसा नहीं देना चाहते थे। तभी वहां ओनर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आई। उसने बड़ी अकड़ में कहा कि ये सारा कूड़ा कचरा किराए पर रहने वालों की वजह से है। उसका मानना था कि फ्लैट खरीदने वालों के मुकाबले किराएदारों को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। वहां मौजूद एक किराएदार महिला ने उसे सीधा जवाब दिया, यहाँ फ्लैट खरीदने वाले सब के सब पागल है। जू यंग कमरा नंबर 604 के बारे में और पूछना चाहती थी, पर मालकिन ने बात काट दी, जैसे वो कोई गहरा राज छिपा रही हो। अगले दिन जू यंग ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली। उसकी सुनने वाली मशीन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो फोन के वॉइस टू टेक्स्ट फीचर से लोगों की बातें समझ रही थी। घर पहुंचते ही उसे दरवाजे पर फिर से एक धमकी भरा नोट मिला, जिसमें उसे चुप रहने को कहा गया था। जू यंग हैरान थी कि जब वो घर पर थी ही नहीं तो शोर कैसे हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे लाल कपड़ों वाली औरत फिर से दिखाई दी। अलमारी समेटते वक्त जू यंग को एक डिब्बा मिला। वो जूही की तरफ से उसके जन्मदिन का गिफ्ट था। अंदर एक ब्रांड न्यू हियरिंग एड और एक प्यारा सा वॉइस मैसेज था। जूही ने अपनी मेहनत की कमाई जोड़कर अपनी बड़ी बहन के लिए ये तोहफा खरीदा था और उसके लिए पसंदीदा खाना भी बनाया था। फ्रिज में रखा बासी केक देखकर जू यंग की आंखों में आंसू आ गए। जू यंग ने अपनी बहन के फोन का लॉक खोलने के लिए अपना बर्थडे डाला और फोन खुल गया। उसने कॉल लॉग चेक किया पर कोई सुराग नहीं मिला। फिर उसने जूही के फोन की पुरानी रिकॉर्डिंग सुननी शुरू की। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे समझ नहीं आया कि आवाज फोन से आ रही है या कमरे से। सन्नाटे में उसे किसी औरत के सिसकने और रोने की आवाज आई। फिर अचानक उसे अपनी बहन जूही की चीख सुनाई दी। वो पूरे घर में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी, पर वहां कोई नहीं था। खुद को शांत करने के लिए वो नहाने गई। जैसे ही उसने नई हियरिंग एड लगाई, उसे दरवाजे की घंटी सुनाई दी। उसने इंटरकॉम पर देखा, बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी बाहर से जूही की आवाज आई, दीदी दरवाजा खोलो। जू यंग दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अचानक वो रुक गई। उसने सोचा, अगर ये मेरी बहन है तो उसे तो घर का लॉक कोड पता है, वो घंटी क्यों बजा रही है। बाहर एकदम सन्नाटा छा गया। जू यंग ने दरवाजे के छेद से बाहर झांका तो उसे दूसरी तरफ से एक अजीब सी आंख अपनी तरफ झांकती हुई दिखी। वो दहशत से भर गई, पर तभी उसकी आंख खुली। क्या ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था? जू यंग की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड डे हून वहां आया हुआ है। वो नीचे वाले पड़ोसी से बुरी तरह लड़ रहा था क्योंकि पड़ोसी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। जू यंग ने मशीन नहीं पहनी थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने दोनों का झगड़ा रुकवाया और अपनी बहन के गर्लफ्रेंड को अंदर ले गई। वो अभी बात करने ही वाले थे, तभी जूही के फोन पर एक कॉल आई। ये वही लास्ट कॉन्टैक्ट था जिसे जू यंग ढूंढ रही थी। फोन एक रियल एस्टेट एजेंट का था। एजेंट ने एक ऐसा सच बताया कि जू यंग की रूह कांप गई। उसने बताया कि जूही से पहले जो लड़की इस फ्लैट 604 में रहती थी, वो भी शोर की वजह से पागल हो गई थी। एक दिन अचानक उस लड़की की लाश घर की छत से लटकी मिली, ठीक उसी जगह जहां वो रोज खाना खाती थी। उसकी लाश सड़ चुकी थी और उससे भयंकर बदबू आ रही थी। डे हून और जू यंग ने पुलिस से बात की। पुलिस ने बताया कि अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में जूही के बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब साफ था, जूही बिल्डिंग के अंदर ही कहीं है। इसके बाद उसने अपनी बहन के लापता होने की फोटो लगवा दी। जब वो अपने अपार्टमेंट में लौटी और डे हून से बात कर ही रही थी तो रात को फिर से दरवाजे की घंटी बजी। वही 504 नंबर वाला खड़ूस पड़ोसी फिर से लड़ने आया था, लेकिन जैसे ही उसने डेहून को देखा, उसकी सिट्टी पिट्ठी गुम हो गई और वो चुपचाप खिसक लिया। डेहून को शक हो गया कि यह पड़ोसी कुछ छिपा रहा है। उधर वो पड़ोसी अपने घर जाकर गुस्से में चाकू से ताला खुरच रहा था और बड़बड़ा रहा था कि वो इन सबको मार डालेगा। जू यंग नीचे गई तो उसे एक छोटा बच्चा दिखा जो बेसमेंट की खिड़की को अजीब तरह से घूर रहा था। बच्चा बिना कुछ बोले चला गया। जू यंग ने खिड़की के छेद में झांका जहां सड़ा हुआ कूड़ा भरा था, पर उसे एक चूहे के अलावा कुछ नहीं दिखा। तभी उसे 804 नंबर की एक पड़ोसी महिला मिली। उसने जू यंग को एक कड़वा सच बताया। ये बिल्डिंग गिराई जाने वाली है, इसलिए यहाँ की मालकिन नहीं चाहती कि कोई भी पुलिस केस या बदनामी हो। जूही की उस मालकिन से शोर को लेकर बहुत गंदी बहस हुई थी। दोनों बेंच पर बैठकर बात कर ही रही थी कि पास के झूले पर एक छोटी बच्ची अकेले झूल रही थी, जो बहुत अजीब लग रहा था। जैसे ही वो पड़ोसी महिला गई, झूला झूल रही बच्ची भी गायब हो गई। जू यंग घर लौटी और अपनी बहन की फोटो को निहारने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला
और उसकी लापता बहन जूही सामने खड़ी थी। जूयंग खुशी के मारे उससे लिपट गई, पर जूही का बर्ताव बहुत अजीब था। उसने कड़वाहट से कहा, जब तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं, तो मैं मरूं या जीऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ये कहकर वो लंगड़ाते हुए बेडरूम में गई। जूयंग उसके पीछे भागी, पर कमरा खाली था। जब उसने ऊपर देखा तो जूही की लाश छत से लटकी हुई थी। वो अपनी बहन के लाश को पकड़कर रोने लगी, चीखने लगी। अचानक जूयंग की आंख खुली। शुक्र है, ये भी एक बुरा सपना था। उसकी हियरिंग एड की बैटरी खत्म होने का अलार्म बज रहा था। उसने चार्ज पर लगाया, तभी फोन के साउंड डिटेक्टर ने बताया कि घर में कोई बात कर रहा है। जूयंग ने बालकनी की तरफ देखा तो वहां एक धुंधला सा साया खड़ा था, जिसकी उंगलियां अजीब तरह से बहुत लंबी थीं। वो डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी बाहर दरवाजे पर वही 504 नंबर वाला सनकी पड़ोसी ताड़ने की कोशिश कर रहा था। जूयंग ने हिम्मत जुटाई और रसोई से चाकू उठा लिया, पर बालकनी वाला साया गायब हो चुका था। उधर वो पड़ोसी ऊपर से आती आवाजों का पीछा करते हुए 7वीं मंजिल पर जा पहुंचा। वहां सन्नाटा था, पर जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि हवा में एक कटा हुआ सिर लटका है जो उसे घूर रहा है। तभी उसे कान फाड़ देने वाली आवाज आई। जब सब कुछ शांत हुआ तो वो आगे देखने गया। तभी धपाक, वो आदमी डर के मारे लिफ्ट की तरफ भागा, पर वहां भी कोई उसका इंतजार कर रहा था। बदहवासी में भागते हुए उसका पैर फिसला और वो खिड़की तोड़कर 7वीं मंजिल से सीधे नीचे जा गिरा। अगली सुबह नीचे एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन गूंज रहे थे। जूयंग ने देखा कि मरने वाला वही पड़ोसी था। उसने पुलिस ऑफिसर जिन, जो जूही का केस देख रहे थे, उनको बताया कि ये आदमी उसे धमकाता था और शायद मेरी बहन इसी के घर में हो। पुलिस ने पड़ोसी का घर छान मारा था, पर वहां कुछ नहीं मिला। तभी वहां ओनर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आ गई। उसने बड़ी बेशर्मी से जूयंग का मजाक उड़ाया और कहा, तुम भी पिछली लड़की की तरह पागल हो गई हो, दिन भर बकवास करती रहती हो। सोसाइटी का कोई भी बंदा जूयंग की मदद करने को तैयार नहीं था। सब अपना फ्लैट बचाने में लगे थे। हताश होकर जूयंग 804 नंबर की उस महिला के पास गई जिससे उसकी बेंच पर बात हुई थी। वहां उसे एक पुरानी और भयानक कहानी पता चली। दरअसल 704 नंबर में रहने वाली पिछली प्रेसिडेंट भी आधी रात के शोर से पागल हो गई थी। उन्हें लगता था कि ऊपर वाली महिला की बेटी जानबूझकर शोर करती है। एक दिन प्रेसिडेंट का सब्र टूट गया और उन्होंने गुस्से में कराही से छत को पीटना शुरू कर दिया। उनके शोर से नीचे 604 नंबर में रहने वाला एक आदमी इतना भड़क गया कि वो हथौड़ा लेकर ऊपर गया और उन महिला को जान से मार दिया। मरते वक्त वो महिला मदद के लिए दीवारें पीटती रही, पर पड़ोसियों ने सोचा कि ये उनके पागलपन का एक और नाटक है और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सोसाइटी की मालकिन ने इस मर्डर की खबर को दबा दिया ताकि बिल्डिंग को गिराने और नई बिल्डिंग बनाने के सरकारी काम में कोई अड़चन न आए। जब जूयंग आधी रात को अपने घर लौटी तो उसने दरवाजे पर सफेद कागज का एक टुकड़ा देखा। उस पर कोई शब्द नहीं थे, जो और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही उसने कागज फाड़ा, उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर खून से उसका अपना नाम खुदा हुआ था। अगले दिन जूयंग अपने बहन के गुमशुदगी के पंपलेट बांट रही थी। उसी दिन सोसाइटी की मीटिंग चल रही थी, जहां मालकिन बड़े बड़े भाषण दे रही थी। जूयंग ने देखा कि उसकी बहन के लापता होने के पोस्टर्स को लोग पैरों तले रौंद रहे हैं। उसका खून खोलने लगा एक तरह मालकिन का बकवास भाषण। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने मीटिंग का साउंड सिस्टम उखाड़ दिया और मालकिन से सरेआम भिड़ गई। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। वहां मौजूद दाशुन ने उसे किसी तरह शांत किया। इस हाथापाई में मालकिन के हाथ कुछ लगा। कमेंट, मैं बताओ ये क्या है? दाशुन ने बताया, मेरे एक दोस्त ने पुरानी फाइलों की जांच की और बताया कि वो हत्यारा आदमी बिल्डिंग से कभी बाहर निकला ही नहीं था। इसका मतलब था कि वो कातिल अभी भी इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं छिपा हुआ है। जूयंग को तुरंत उस कूड़े वाले बेसमेंट की याद आई। रात के अंधेरे में जूयंग और दाशुन चुपके से बेसमेंट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। वहां बदबू इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। बेसमेंट के अंदर पाइपों का एक बहुत बड़ा जाल था। दोनों अलग अलग होकर सुराग ढूंढने लगे। गंदगी के बीच जूयंग को एक स्केचबुक मिली। उसमें एक खुशहाल परिवार की फोटो बनी थी। 4 लोग पिकनिक मना रहे थे। जूयंग को समझ आ गया कि ये किसी ऐसे शख्स की है जो यहाँ सालों से रह रहा है। बेसमेंट में मिली उस स्केचबुक ने जूयंग के पुराने जख्मों को कुरेद दिया।
उस किताब में बनी तस्वीरें ठीक वैसी ही थीं जैसा जू यंग का परिवार था। असल में सालों पहले हुई उस कार दुर्घटना की वजह जू यंग ही थी। वो अपने पिता से स्टीयरिंग व्हील छीनने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और उसके माँ बाप मर गए। जू यंग को लगा कि जैसे कोई उसे चिढ़ा रहा हो कि ये सब तेरी गलती है, पर जैसे ही उसने पलक झपकाई, स्केचबुक के पन्ने खाली हो गए। ये सब उसके दिमाग का खेल था या कोई साया? दूसरी तरफ डे हून को एक लाश मिली जिसके कपड़े ठीक उस पुराने कातिल जैसे थे। तभी हवा में वही अजीब और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। जू यंग जब डे हून के पास पहुंची तो उसने देखा कि वो बुत बना खड़ा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। जैसे ही जू यंग ने वहां से भागने की कोशिश की, डे हून को जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया हो। उसने अचानक जू यंग का गला दबोच लिया। जू यंग ने जान बचाने के लिए पास पड़ी एक ईंट उसके सिर पर दे मारी और इस पल का फायदा उठाते हुए वो टूटी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी कि डे हून ने उसका पैर पकड़ लिया। वो दर्द से तड़प रही थी कि ऐन मौके पर वही खड़ूस मालकिन वहां आ गई और जू यंग की जान बच गई। जब जू यंग की आंख खुली तो वो सोसाइटी के ऑफिस में थी। उसके पास वही छोटा लड़का बैठा था जिसे उसने पहले बेसमेंट के पास देखा था। जू यंग ने उसे आवाज दी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मालकिन वहां आई और उसने एक चौंकाने वाला सच बताया। वो लड़का उसका अपना बेटा है और वो सुन नहीं सकता, इसलिए वो हियरिंग एड भी नहीं पहनता। जू यंग ने बातों बातों में 804 नंबर वाली पड़ोसन की बेटी का जिक्र किया तो मालकिन ने उसे और भी डरा दिया। उसने कहा, वहां तो कोई बेटी रहती ही नहीं, वो औरत तो बिल्कुल अकेली है। यानी जू यंग ने जो बच्ची और लड़की देखी थी वो इंसान थे ही नहीं। तभी अचानक वो छोटा लड़का जू यंग की तरफ झपटा और उसके कान से हियरिंग एड खींच लिया। जू यंग को तब एहसास हुआ कि उसके कान से खून बह रहा है। उस बच्चे ने साइन लैंग्वेज में जू यंग को एक खौफनाक चेतावनी दी। तुमने वो आवाज सुन ली है जो तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थी, अब और सुनना तुम्हारी जान ले लेगा। उस गूंगे बच्चे ने जू यंग को चेतावनी दी कि वापस तहखाने में मत जाना। थोड़ी देर में पुलिस आई और वहां से 2 लाशें बाहर निकाली गईं। डे हून की लाश देखकर जू यंग फूट फूट कर रोने लगी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से डे हून की जान गई। जू यंग चिल्लाती रही कि वहां एक लोहे का दरवाजा है और उसकी बहन वहीं है, पर पुलिस को वहां कोई दरवाजा नहीं मिला। उन्हें लगा कि जू यंग पागल हो गई है। जू यंग समझ गई कि पुलिस मदद नहीं करेगी। वो दोबारा अकेले उस अंधेरे बेसमेंट में उतर गई। वहां उसे अपनी बहन जू ही का टूटा हुआ कैमरा मिला। जैसे ही उसने फोन से सिंक हुए वीडियो देखे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में दिखा कि जू ही आवाज का पीछा करते हुए 804 नंबर वाले फ्लैट में घुस गई थी। वहां वो 804 वाली महिला पागलों की तरह अपनी बेटी की फोटो से बातें कर रही थी और उसके कमरे में शोर मचाने वाली दर्जनों मशीनें चल रही थी। जू यंग ने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट के एक गुप्त कमरे में अपनी अधमरी बहन जूही को ढूंढ निकाला। वो उसे लेकर भागने ही वाली थी कि वही 804 नंबर वाली औरत हथौड़ा लेकर सामने आ खड़ी हुई। जू यंग अपनी बहन को एक कोने में छिपाकर उस औरत से भिड़ गई। उस औरत ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि पुरानी मालकिन की वजह से उसकी बेटी की एक्सीडेंट में जान चली गई थी। बदला लेने के लिए उस औरत ने जानबूझकर अपने घर में मशीनों से इतना शोर किया कि नीचे 604 नंबर वाला आदमी पागल हो जाए। उसी शोर से परेशान होकर उस आदमी ने पुरानी मालकिन पर हमला किया था, पर वो मरी नहीं। उन्हें आखिरी मौत की नींद इसी 804 वाली औरत ने सुलाया था। वो औरत पूरी तरह सनकी हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि बिल्डिंग टूटे, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी की आत्मा वहीं भटक रही है। उस औरत ने बिल्डिंग को एक हॉन्टेड हाउस में इसलिए बदल दिया था ताकि कोई वहां ना आए और वो अपनी मरी हुई बेटी की यादों के साथ वहीं रह सके। अब चूंकि उसने जू यंग को अपने सारे राज बता दिए थे, तो जाहिर था कि वो उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी। पागल औरत हथौड़ा लेकर जू यंग पर टूट पड़ी। बेचारी जू यंग उसके सामने कमजोर पड़ रही थी। जैसे ही वो औरत आखिरी वार करने वाली थी, तभी एक खौफनाक चमत्कार हुआ। छत से उल्टा लटका हुआ लाल रंग का एक साया प्रकट हुआ। ये उसी पुरानी मालकिन की रूह थी जिसे इस औरत ने बेरहमी से मारा था। अपना बदला लेने के लिए वो वापस आ गई थी और उस भूतनी ने उस पर हमला कर दिया। जू यंग को मौका मिल गया। वो अपनी बहन को लेकर वहां से भागी और लोहे का भारी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर वो औरत जान बचाने के लिए चीखती रही, पर जू यंग ने मुड़कर नहीं देखा। उस औरत की मौत के साथ ही वो डरावना साया भी गायब हो गया।
कुछ समय बीत गया, सब लगा कि नॉर्मल हो गया है। 704 नंबर फ्लैट में एक नई किराएदार लड़की आई। वो जूयंग से मिलने पहुंची। जूयंग ने मुस्कुराकर अपनी छोटी बहन जूही से उसका परिचय कराया, लेकिन उस नई लड़की के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब जूही अब इस दुनिया में नहीं थी, सिर्फ जूयंग को दिख रही थी। उस लड़की ने डरते हुए कहा, दीदी, मुझे रोज रात को ऊपर से अजीब आवाजें आती हैं। ये सुनते ही जूयंग ने अपने होठों पर उंगली रखी और उसे चुप रहने का इशारा किया।